चलिए सर, तो लेट्स बिगिन विद द रिवीजन, या रिवीजन न भी बोलो, पर हाँ डिटेल्ड कंटेंट तो नहीं बोल सकता मैं इसको। बट चैप्टर बहुत इजी है, इसको मतलब रिवीजन से भी बच्चा पहली बार पढ़े तो पकड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और खास तौर पे वो बच्चे जिनके साथ मैंने 15 दिन इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर पे बिताया है। 15 दिन बिताया, ज्यादा ज्यादा बोल दिया मैंने, 10 दिन, चलो 10। ठीक है, तो आप सबको इशू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्री आती है सर? अच्छे से आती है ना? इशू ऑफ डिवेंचर की जर्नल एंट्री आती है अच्छे से? बोलो हाँ या ना। तो बस अब उसके ही आगे का एक एक्सटेंडेड टॉपिक है जो बेसिकली पुराने फाउंडेशन कोर्स में नहीं होता था, नए फाउंडेशन कोर्स में ये एड ऑन हुआ है। ये जो रिजल्ट कम होने का कारण है ना, वो यही सारे चैप्टर्स हैं जिनको बच्चे समझ ही नहीं पाए कि यार ये क्या इम्पैक्ट छोड़ेंगे। उनको लगा 2 महीने में फाउंडेशन सब छोड़ देंगे, तो बच्चों ने पास तो करी है। अरे बच्चे तो पास करेंगे ही, पर कितने बच्चों ने पास करी ओवरऑल इंडिया के रिजल्ट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, बच्चे तो पास करेंगे ही, हर तरह के बच्चे होते हैं सर। ठीक है, और वो बच्चे जिन्होंने पास करी, आप वो समझो पहले कि वो कब से पढ़ रहे थे, 11th 12th से तैयारी कर रहे थे वो। तो उसका भी फर्क पड़ता है। 2 महीना एक्सक्लूसिव पढ़ के कितने बच्चों ने पास करी, तो रिजल्ट आपके सामने क्यों कम रहा। आईसीआई को दोष देने की जरूरत नहीं है कि आईसीआई ने रिजल्ट कम निकाला। ठीक है, कल एक पेरेंट्स मिले मुझे आकर, तो वो इसी चीज पर थोड़ा फोकस ज्यादा कर रहे थे कि वो तो फेल कर देते सर बच्चों को, आईसीआई वाले। उनकी इच्छा होती तो पास करते, उनकी इच्छा होती तो फेल कर देते। ये सारी चीजों से बाहर आना पड़ेगा अब, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, किसी एक आध अटेम्प्ट में गलती से किसी के साथ हो जाता है तो हो जाता है, तो वो तो किसी भी एग्जाम में हो सकता है, सारी एग्जाम में वो रिस्क है। ठीक है, बाकी ये जरूर है कि आपको समझना पड़ेगा कि जो चीज जितना समय मांगती है उतना समय उसको देना जरूरी है। तो सर, अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू। तो सर, आप लोगों ने कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ा। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा कि शेयर फेस वैल्यू पर, पार पर, प्रीमियम पर इशू होता है, सारी चीजें पढ़ी हम लोगों ने। इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, ये पढ़ा। तो अब जो 3 नए चैप्टर्स आपके लिए ऐड हुए हैं इसके अंदर, वो बेसिकली बोनस एंड राइट इशू, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो इनिशियली लेट्स टॉक अबाउट बोनस। क्या होता है बोनस शेयर? है तो वो शेयर, नॉर्मल शेयर, पर होता क्या है सर? तो मैं आपको समझाता हूँ। बोनस शेयर, जैसे मान लो कि जैसे नॉर्मल शेयर आपके होते हैं, ठीक है, 10,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, तो इन्हीं में कोई ना कोई हो सकता है आपका बोनस शेयर भी हो। पहली बात मुझे बताओ, बोनस का मतलब होता है समथिंग फॉर फ्री, जिसके बदले आपको कुछ पे नहीं करना है। तो ये वो शेयर है जिनके बदले कुछ मिलेगा ही नहीं। तो हमने दो चीजें पढ़ी है, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये अदर देन कैश में जाएगा क्या? अदर देन कैश में यहाँ तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। अदर देन कैश में कुछ तो मिलता है आपको, काइंड में सर्विसेज मिलती है, यहां कुछ नहीं मिल रहा। तो ये तीसरी कैटेगरी हो गई, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और तीसरा हो गया बोनस शेयर। बट एक्चुअली फ्री नहीं है सर। हमने बोला ये ले बोनस, एहसान कर रहा हूं तेरे ऊपर। कंपनी शेयर होल्डर को बोल रही ये ले बोनस, एहसान कर रहा हूं तेरे ऊपर। काहे का एहसान भाई? मालिक है वो इस कंपनी का, तुम जो बोनस दे रहे हो वो दे कहां से रहे हो? आपके रिजर्व एंड सरप्लस में से दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? अब आप समझते हो ये सारी बातें कि इस बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है, हाँ या ना? तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर से ही आप बोनस देंगे। तब मैं आपको समझाता हूं मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। देखो ध्यान से, ये बैलेंस शीट है सर, हमारा रिजर्व एंड सरप्लस था 1 लाख रुपए का, और वो कैश के फॉर्म में लेट अस अज्यूम कमाया गया था। 1 लाख रुपए कैश के फॉर्म में कमाया गया था। अब वो कैश के फॉर्म में था, सामने वाला लाओ डिविडेंड दे दो। शेयर कैपिटल जो भी था हमारा वो अपनी जगह है, बोला लाओ डिविडेंड दे दो, डिविडेंड दे दो। कंपनी ने बोला यार ये सारा 1 लाख रुपए इनको डिविडेंड के रूप में दे देंगे, अभी कंपनी को पैसों की जरूरत है, कंपनी को ग्रोथ चाहिए। पार्टनर से भी तो अपन रिक्वेस्ट करते हैं ना कि ड्राइंग मत कर, अभी वो पैसे की जरूरत किसको है? फर्म को है। तूने ड्राइंग कर तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाती ही क्यों है? ताकि उसकी ड्राइंग पर रोक लगा सके। तो यहां पर भी हम उनको डिविडेंड देने से बचना चाहते हैं, पर शेयर होल्डर को कुछ नहीं दोगे तो वो फिर तुम्हारी कंपनी को अच्छा कंपनी नहीं मानेगा। तो इन दैट सिचुएशन वो क्या करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? शेयर कैपिटल। रिजर्व में से माइनस करके, और ये 1 लाख रुपए कहां प्लस कर देते हैं? शेयर कैपिटल में से।
वो बोले ये जो रिजर्व तुम डिविडेंड के रूप में मांग रहे थे ना, हम एक काम करते हैं इनको शेयर्स में कन्वर्ट कर देते। तो अब फिर ये तुम्हारे शेयर्स हो गए। तुम्हारे पास कितने शेयर थे? 1000, ये लो 100 रुपए, 100 शेयर और ले लो। तो अब तुम्हारे पास 1100 शेयर हो गए। एक भी रुपया तुम हमको पे मत करो। क्या ये एक्चुअली फ्री है? नहीं, ये रिजर्व वैसे भी आप लोगों का था, आप लोगों को ही मिलना था, पर आपको वो पैसा न देकर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू कैपिटल। तो सर वो अदर देन कैश में क्या हो रहा था? हम लाइबिलिटी को कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे थे। याद आ रही बात? कंसिडरेशन अदर देन कैश करे आपने बुक के उसकी इक्वेशन कंप्लीट करने चाहिए। जो भी चीज मैं आपको करने को छोड़ता हूं ये करनी है आपको, तभी आउटपुट निकलेगा सर। ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ करो उसको, सिंसियरिटी, तो देखो कैसे नहीं आता रिजल्ट सर। ठीक है, तो सर रिजर्व एंड सरप्लस को जैसे लाइबिलिटी को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करते हो तो अदर देन कैश, वैसे रिजर्व एंड सरप्लस को जब आप शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करते हो तो इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, और इसी को बोलते हैं इशू ऑफ बोनस शेयर। तो क्या सर सारे रिजर्व्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? कि कुछ कोई कर सकते हैं, कुछ कोई कर सकता है, सबको नहीं कर सकते। तो सबसे पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, ये जानना कि कौन से रिजर्व्स को बोनस में कन्वर्ट किया जा सकता है, और फिर उसकी अकाउंटिंग। बात समझ में आई? बोनस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अपने को? तो अब समझना, बोनस सर दो तरीकों से इशू होता है। पहला, नए बोनस शेयर्स। आप नए बोनस शेयर इशू करो तो 1000 है ना, ये लो 100 शेयर और 1100 शेयर होगा। ठीक है, और दूसरा पता है क्या होता है? मेकिंग एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप शेयर एज फुल्ली पेड अप शेयर। सर हम आपको नए शेयर नहीं इशू कर रहे, आपके 1000 शेयर हैं, कितने रुपए अभी आपने उस पर पे कर दिए? 10 रुपए का शेयर है ना, आपने 8 रुपए पे कर दिए, चलो वो 2 रुपए अब आप पे मत करना, हम रिजर्व में से किस में डाल देते हैं? शेयर कैपिटल में से। तो ना आपके शेयर तो अभी भी 1000 है, पर वो पहले 8 रुपए पेडअप थे, अब कितने रुपए पेडअप हो गए? 10 रुपए पेडअप हो गए। पहले बताओ, ये बात समझ में आई? तो वो इस तरीके से भी बोनस दिया जा सकता है, नए शेयर्स का भी बोनस दिया जा सकता है, और इस तरीके से भी बोनस दिया जा सकता है। कितने बच्चों ने ये चीज पहले नोट नहीं कर रखी है? लिखो, फटाफट लिखो, क्विकली लिखते जाना, अभी तो टाइम दे रहा हूं मैं। देखो सर, तो यहां पर बेसिकली इनका जो कहना है वो समझना। जैसे पहले वाले केस में क्या था? ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख था, पेड अप कैपिटल 90,000, तो आपने बोनस शेयर इशू कर दिए। अब क्या 15,000 बोनस शेयर इशू कर सकते हो क्या? नहीं। आपका जब ऑथराइज्ड आपको 10,000 ही इशू करने का ऑप्शन दे रहा तो आप 10,000 ही इशू कर सकते हो। बोनस इशू लाने से भी आप ऑथराइज्ड को सरपास नहीं कर सकते। कभी भी आपका शेयर कैपिटल ऑथराइज से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, अब बोनस को लाने का तरीका कैसा रहता है? रेशियो में लाते हैं सर। रेशियो कैसे डिसाइड करते हैं बताया? फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड 1 शेयर विल बी गिवन एज बोनस। ठीक है, और सर ये रेशियो का कैलकुलेशन तो हम लोगों ने शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा है। जैसे आप समझो कि आपके 6000 शेयर्स, पहले आप ये समझो, इन्होंने रेशियो क्या बोला? फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड 2 शेयर्स विल बी गिवन एज बोनस। फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड 2 शेयर्स विल बी गिवन एज बोनस। तो इसको लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। इसको कुछ लोग 3:2 भी लिखते हैं, और कुछ लोग 2:3 भी लिखते हैं। तो आपको ये समझना है, जो बड़ा वाला है ना, वो आप कितने शेयर्स हेल्ड करोगे वो है, और जो छोटा वाला है ना, कितने बोनस मिलेंगे वो है। सर ये जब हर केस में लगेगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 के बदले 3 बोनस मिल जाता है, पर ये फिर क्वेश्चन को हमको बताना पड़ेगा, हम नहीं दिमाग लगा सकते। ठीक है, कायदे से लिखने का सही तरीका ये है कि इतने शेयर्स आप हेल्ड करोगे तो इसके बदले इतने आपको क्या मिलेंगे? बोनस। हम तो ये तरीका सही मानते हैं, पर क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से कई बार लिख देता है तो हमको कंफ्यूजन होता है, और फिर क्वेश्चन बताता भी नहीं कि कितने हेल्ड और कितना बोनस। तो उस सिचुएशन में हमने एक नियम बना लिया, मेजॉरिटी क्वेश्चन में वो लग जाता है कि जो बड़ा वाला होगा वो हेल्ड मान लेंगे, जो छोटा वाला होगा वो बोनस मान लेंगे, जब क्वेश्चन साइलेंट होगा तब। तो अब मान लो 3 शेयर हेल्ड के बदले 2 शेयर का आपको बोनस मिलेगा, तो बताओ एक शेयर जिसके पास उसको कितना बोनस मिलेगा? 2/3। तो अगर आपके पास कितने शेयर है? 6000 शेयर, तो आपको कितना बोनस मिलेगा? ये निकालना आ जाएगा अपने को, क्योंकि पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि बोनस कितना मिलेगा। तो ये अपन लोगों ने अप्लाइड अलॉटेड में भी तो निकाला है ना। तो ये जो अपने को रेशियो दे रखा था 3, ये शेयर हेल्ड का था,
और ये 6000 भी शेयर्स क्या है, हेल्ड है। तो 6000 शेयर्स आर हेल्ड शेयर्स, इतने शेयर्स आप होल्ड करते हो, ठीक है। और इतने शेयर जो आप होल्ड करते हो उसके बदले में 2 का बोनस मिलेगा, तो 3 के बदले 2 का, तो 6 के बदले कितना, 4000। वॉटेवर, ये कोई समझने वाली बात है, मतलब ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। तो अगर मैं 6000 शेयर होल्ड करता हूं, रेशियो 3:2 का है, तो 6000 के बदले मुझे 4000 शेयर बोनस के मिल जाएंगे। बोनस आ जाने के बाद मेरे टोटल शेयर कितने हो जाएंगे, 10,000 शेयर। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो ये रेशियो निकालना आपको आना चाहिए, जल्दी लिखो, क्विक। चलो आ जाओ, अब बुक पढ़ते थोड़ी सी सर। दिस इज द समरी, आपकी बुक में भी बताता हूं, ये समरी भी सबको बनानी है। तो सर जो दो तरीकों के बोनस मैंने आपको बताए, एक न्यू फुल्ली पेड अप शेयर्स, और दूसरा, ये लिखना सबको, पहले नहीं लिखा हुआ तो, दूसरा मेकिंग एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप शेयर्स एज फुल्ली पेड अप शेयर्स। तो अब सवाल था जो पहला हमारा, कि कौन से रिजर्व्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आप न्यू फुल्ली पेड अप शेयर इशू कर रहे हो एज बोनस, तो आप उनको 3 जगह से, रिजर्व के सारे रिजर्व नहीं यूज करोगे, 3 रिजर्व यूज कर सकते हो। पहला, फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में सारे जनरल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, जिनका पर्पस जनरली फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो फ्री रिजर्व यूज कर सकते हो। और जो अपने जो कमिटेड रिजर्व होते हैं, उनमें से आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इस्तेमाल कर सकते हो, और फिर आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ व्हाट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व? जो बच्चों ने मेरे साथ प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन पढ़ लिया है वो समझते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो खाली इतना समझ लो कि जब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते तो एक सीआरआर बनता है। बाकी डिटेलिंग आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वाले चैप्टर में इसकी पढ़ेंगे। बट बेसिकली 3 तरह के रिजर्व में से न्यू बोनस शेयर इशू किए जा सकते हैं, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बट सर अगर आप पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप कर रहे हो ना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अलाउड नहीं है। यू कैन ओनली यूज व्हाट, फ्री रिजर्व। आप केवल फ्री रिजर्व ही यूज कर पाओगे। ये किसने बोला सर? सर ये कंपनीज एक्ट ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूं, लॉ ने बोल रखा है सर। तो जब लॉ ने मना कर दिया तो हम यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये नोट कर लिया, दिस इज द क्रक्स। अब ये बुक में क्या लिखा हुआ मैं आपको बताता हूं, ठीक है। पढ़ो आ जाओ, थोड़ा सा बुक में इसकी थियरी पढ़ना जरूरी है। प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? सबसे पहली चीज जो हाईलाइट करनी है कि कंपनी में इशू व्हाट, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। पार्टली पेड अप नहीं इशू कर सकते सर, फुल्ली पेड अप ही इशू कर सकते हैं। तो ये कहीं ने लिख देना आप कि पार्टली पेड अप बोनस शेयर आर नॉट अलाउड। जो चार्ट आपने बनाया था मैंने लिखा ना न्यू फुल्ली पेड अप, तो उसमें फुल्ली पेड अप को हाईलाइट करो और लिख दो कि पार्टली पेड अप नॉट अलाउड। हाँ, एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप शेयर, तो उनको फुल्ली पेड अप करने के लिए बोनस इशू कर सकते हो। पर जो नए बोनस शेयर आ रहे हो वही पार्टली पेड अप है, वो नहीं चलेगा। नए बोनस शेयर हमेशा कौन से वाले इशू होंगे? फुल्ली पेड अप वाले इशू होंगे। इन अ मैनर व्हाटसोएवर आउट ऑफ, अभी 3 चीजें लिखी है, फ्री रिजर्व, फिर दूसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, फिर तीसरा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। और मेरा आपको सजेशन है, चलो वो मैं बात अलग से करता हूं, क्वेश्चन कराते हो, पहले ये 3 नाम लिख लिया आपने, ठीक है। फिर क्या लिखा है? प्रोवाइडेड दैट नो इशू ऑफ बोनस शैल बी मेड बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। सर असेट्स को रिवैल्यू करके अगर आपने कोई प्रॉफिट बुक करा है और उस रिजर्व को आपने रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया है, उस रिजर्व से आप बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते सर, क्योंकि वो एक्चुअली प्रॉफिट है ही नहीं आपका, वो तो बोगस प्रॉफिट है, हाँ या ना? बोगस प्रॉफिट है कि नहीं? उसको पता है ये लोग कहां डालते हैं? कंपनी में रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से एक रिजर्व बनाते हैं, उसके अंदर डालते हैं। तो यहां लिखा है, आप भी लिख लो, रिवैल्यूएशन रिजर्व नॉट अलाउड। तो वैसे भी सर ऊपर की लिस्ट में जो 3 नाम लिखे ना, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, उनमें रिवैल्यूएशन रिजर्व कवर भी नहीं होता। अब ये 3 नाम पे थोड़ा सा और आगे बात करता हूं। सर फ्री रिजर्व के कितने यूसेजेस? एन नंबर ऑफ यूसेजेस।
जो करना करो, बोनस देना है बोनस दो, डिविडेंड बांटना है डिविडेंड बांटो, कहीं और इस्तेमाल करना है कहीं और इस्तेमाल कर दो, कोई और लॉस एडजस्ट करना है एडजस्ट कर दो। पर मुझे बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम के कितने यूसेजेस होता है? 5 पढ़े अपन ने। टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, ठीक है, टू राइट ऑफ discount on issue of debenture, to write off premium on redemption of debenture and premium on redemption of preference share, to write off preliminary expenses, ठीक है। तो 5 यूसेजेस ही होते हैं। और उसके बाद पता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जब आप प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन में पढ़ोगे इसका तो एक ही यूसेज होता है, टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। तो बताओ इन तीन में से सबसे हाईली रेस्ट्रिक्टेड फंड कौन सा है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, उसका एक ही यूसेज पॉसिबल। फिर उससे थोड़ा सा कम रेस्ट्रिक्टिव कौन सा है? सिक्योरिटी प्रीमियम। और विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन कौन सा है? फ्री रिजर्व। तो आपको अगर बोनस इशू लाना है और आपके पास ये तीनों रिजर्व है, तो आपका कॉमन सेंस क्या कहता है पहले कौन से रिजर्व को इस्तेमाल करना चाहिए? कैपिटल रिडम्पशन, क्योंकि बोले भाई तेरा तो एक ही यूसेज है, अगर अभी मैंने फ्री रिजर्व को यहां इस्तेमाल कर लिया, कल किसी और चीज के लिए मुझे रिजर्व की जरूरत पड़ी तो तू तो अवेलेबल ही नहीं होगा मेरे लिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए ये एरो बना रहा हूं मैं। अच्छा, कैपिटल रिजर्व के बाद कौन सा रिजर्व यूज करोगे? सिक्योरिटी, क्योंकि तेरे 5 ही यूसेज है। उसके बाद जरूरत पड़े तो क्या यूज करो? फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व के अंदर P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। सर पार्टनरशिप में जिस चीज का रिजर्व मानते थे ना फ्री रिजर्व, कि ओल्ड रेशियो में बांट दो पार्टनर्स में, वही होता है फ्री रिजर्व। P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व वगैरह वगैरह। तो ये इस ऑर्डर में चलेगा। अब देखो फ्री रिजर्व पे एक स्टार बना रखा है उन्होंने, और नीचे बता रखा है कि फ्री रिजर्व क्या होता है, ठीक है। तो इन्होंने आपको समझाया है, आप उसको, ये आपके सिलेबस में नहीं है डेफिनेशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज आपको पढ़ना है। तो इन्होंने क्लेरिफाई करा है कि फ्री रिजर्व वो विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, और ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व वगैरह है ना, ये उसका पार्ट नहीं बनते। तो आप ज्यादा लोड नहीं लेंगे इस डेफिनेशन का। चलो नीचे आ जाओ। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 63 क्या बोलता है? सर आपने अभी 1 घंटा लॉ पढ़ा है फिर आप लॉ पढ़ा रहे हो। तो सर बोनस और राइट इशू में जब तक आप कंपनीज एक्ट के प्रोविजन नहीं पढ़ेंगे ना, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। नो कंपनी शेल कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट्स और रिजर्व्स। अब बताओ इस लाइन से कुछ घबराहट हो रही क्या अपने को? हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया कि बोनस का मीनिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो जब ये कह रहे नो कंपनी शेल कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट्स और रिजर्व, इसका मतलब है कि बोनस इशू नहीं ला सकती फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स अंडर सबसेक्शन 1 अनलेस, नीचे कुछ कंडीशंस दी गई है, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक आप बोनस इशू नहीं ला सकते। क्या कंडीशन है? पहला, इट इज ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स, आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इसका राइट होना चाहिए। दूसरा, इट हैज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड बीन ऑथराइज्ड इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। तो सर आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन हो गया, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड करा कि जनरल मीटिंग में कि हम चाहते हैं कि बोनस शेयर इशू किए जाए। जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर की मीटिंग को जनरल मीटिंग बोलते हैं। तो शेयर होल्डर की मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे कि हम चाहते हैं बोनस इशू लाया जाए, और शेयर होल्डर उसको अप्रूव करेंगे। फिर इट इज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स और डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय इट, मतलब बेसिकली लोन। तुमने वहां लोन के रीपेमेंट में डिफॉल्ट कर रखा है और यहां तुम अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में बोनस शेयर इशू कर रहे हो, ये नहीं चलेगा सर। आप जिस दिन बोनस इशू करना चाहते हो ना, उस दिन पहले ये चेक करो कि आपने किसी लोन के प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट अमाउंट में कोई डिफॉल्ट तो नहीं करा। फिर अगला, इट इज नॉट डिफॉल्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ स्टेच्यूटरी ड्यूज ऑफ द एम्प्लॉय सच एज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, बोनस। एम्प्लॉयज का जो स्टेच्यूटरी ड्यू है, स्टेच्यूटरी मतलब, स्टेच्यूट मतलब क्या होता है? एक्ट, लॉ। कुछ लॉ ने बोल रखा होता है कि एम्प्लॉय को आपको ये प्रोविडेंट फंड देना है, ये पेंशन देना है। तो लॉ ने जो जो पैसा आपको एम्प्लॉय को देने को बोल रखा है, आपने अगर वो देने में कोई डिफॉल्ट करा हुआ, उसकी सैलरी देने में डिफॉल्ट करा हुआ, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। पर अगर आपने वो देने में, जो हमने बोला था लॉ ने, वो चीज देने में अगर आपने डिफॉल्ट कर रखा तो भी आप बोनस इशू नहीं ला सकते। फिर क्या लिखा है? द पार्टली पेड अप शेयर्स इफ एनी आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट आर मेड फुल्ली पेड अप। ये क्या है? द पार्टली पेड अप शेयर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बोल रहा है समझो। अनलेस द पार्टली पेड अप शेयर्स इफ एनी आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट आर मेड फुल्ली पेड अप। इस लाइन का मतलब बताओ, इस लाइन का मतलब पता है क्या है? सर बोनस दो तरीकों से ला सकते हैं, आपने अभी भी पढ़ा, एक न्यू बोनस और एक एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप को किसमें कन्वर्ट करना? फुल्ली पेड अप में। ये पता है क्या बोल रहा है?
कि सर पहले तो आपको एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब तक आपका कोई भी पार्टली पेड अप शेयर खड़ा है तब तक आप बोनस शेयर नहीं ला सकते, मतलब न्यू वाले। आप या तो उनको बोलो कि पैसा दे दो और फुल्ली पेड अप हो जाओ, फिर हम न्यू बोनस शेयर लाएंगे, और नहीं तो आप उन्हीं को बोनस दे दो और उनके पार्टली पेड अप को किसमें कन्वर्ट कर दो, फुल्ली पेड अप में, और फिर और रिजर्व बच जाए तो आप नए बोनस शेयर ले आओ। पर जब तक ये पार्टली पेड अप खड़े और आप बोल रहे हो हम न्यू बोनस शेयर लाएंगे, बोले ये नहीं चलेगा। तो इसलिए ये वाला पॉइंट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रू और फॉल्स में पूछ सकते हैं आप कि सर इफ द पार्टली पेड अप शेयर्स आर स्टिल आउटस्टैंडिंग कैन न्यू बोनस शेयर्स बी इशूड एज फुल्ली पेड अप? फॉल्स, इट कैन नॉट बी इशूड अनलेस दोस पार्टली पेड अप शेयर्स आर मेड फुल्ली पेड अप। अब उनको फुल्ली पेड अप बनाने के लिए आप चाहे तो उनसे कैश ले लो या उन्हीं को बोनस दे दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर न्यू शेयर्स तभी इशू होंगे जब वो फुल्ली पेड अप हो जाएंगे। इट कंप्लाइज विद सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। फिर क्या लिखा है देखो सर, द कंपनी विच हैज वंस अनाउंस्ड द डिसीजन ऑफ इट्स बोर्ड मीटिंग अ बोनस इशू शैल नॉट सब्सिक्वेंटली विड्रॉ द सेम। एक बार आपने अनाउंस कर दिया फिर आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये बाकी की थियरी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, पर मैं आपको अब इसकी थोड़ी सी वो पढ़ा देना चाहता हूं अकाउंटिंग, ताकि आप कुछ क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर सके। ये क्रक्स तो आपके सामने है ही कि न्यू के लिए तीनों यूज हो सकते हैं और एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप के लिए ओनली फ्री रिजर्व। तो ये जो ऊपर मैंने थियरी आपको छुड़वाई ना, उस थियरी के अंदर यही बात लिखी जिसका कंक्लूजन मैंने आपको पहले नोट करवा दी, ठीक है। अब एंट्री समझना सर, पहले एंट्री समझो। नॉर्मली हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए सर? रिजर्व टू बोनस एंड बोनस टू शेयर कैपिटल, ठीक है। ये एंट्री होनी चाहिए, बस यही एंट्री है। अब इस एंट्री को इन्होंने थोड़ा सा डिसेंट मैनर में आपके सामने लिखा है। क्या लिखा है देखो, जैसे ही बोनस सैंक्शन हुआ, सैंक्शन मतलब शेयर होल्डर की मीटिंग में अप्रूव हो गया, तो आप देखो इन्होंने कुछ रिजर्व्स को डेबिट करके और अकाउंट क्रेडिट क्या करा है, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, करा कि नहीं करा, ठीक है। और सबसे पहले कौन सा अकाउंट डेबिट करा है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, फिर जनरल रिजर्व, फिर आखिरी में पीरियड। तो मैंने 1 2 3 4 लिख दिया, आप भी लिख दो, इसी ऑर्डर में यूज करना जितने की जरूरत हो। ऐसा नहीं चारों, अगर मेरा काम सीआरआर से हो जाएगा तो खाली सीआरआर को डेबिट करूंगा, बाकी तीनों को छोड़ दूंगा। सीआरआर कम पड़ेगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम, वो कम पड़ेगा तो जनरल रिजर्व, वो कम पड़ेगा तो पीएनएल, एंड क्रेडिट कर देंगे टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, लिख लो एंट्री। और फिर जब बोनस शेयर हम इशू करेंगे तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये थे जब न्यू शेयर्स, फ्रेश शेयर्स आप इशू करते हो एज अ बोनस। अब सर अगर आप पार्टली पेड अप शेयर्स को कर रहे हो तो पार्टली पेड अप शेयर्स में आप समझते हो हमारे पास कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अवेलेबल नहीं होता, हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल नहीं होता, तो बचा क्या? दो ऑप्शन बच गए, जनरल रिजर्व अकाउंट, पीएनएल अकाउंट टू बोनस टू शेयर होल्डर। फिर उसके बाद पता है क्या होगा, अभी रुकना, ऊपर वाले में तो सीधा क्या हुआ, बोनस टू शेयर कैपिटल, लेकिन यहां पर तो आपको पहले फाइनल कॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि आप पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो आपने बोनस के अकाउंट में डाल के उसको रख तो दिया, पर पहले आप क्या करो, फाइनल कॉल। तो शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, और फिर पता है क्या करना, इस बोनस वाले अकाउंट को इस शेयर फाइनल कॉल से सेट ऑफ कर देना। तो अगली एंट्री एक और होगी, बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर फाइनल कॉल, क्योंकि ये शेयर फाइनल कॉल की रिसीट की एंट्री एक तरीके से, उसकी एंट्री अपन क्या करते हैं, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, उसकी जगह पैसा तो आएगा नहीं, तो हमने ऑलरेडी ऊपर बोनस का अकाउंट क्रेडिट कर रखा, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, बोनस। आप लिखो एंट्री, तीनों समझ में आएगी आपको, नोट करो तीनों एंट्री, फ्रेश वाली भी लिखो। एक समरी और लिखवानी है अभी मेरे को, पर पहले आप ये एंट्रीज लिख लो।
हाँ, कैसा मतलब? तो फर्स्ट कॉल बाकी थी तो मांगेंगे ना, आपके पार्टली पेड अप शेयर है, तो फर्स्ट कॉल तो आप ड्यू करोगे ना उनसे, आपने एप्लीकेशन ले लिया है, अलॉटमेंट ले लिया है, तो अब आपको क्या पता कि ये बोनस कौन सी कॉल का पैसा है, तो उस कॉल को तो ड्यू करना पड़ेगा ना आपको। ऊपर वाले में क्यों नहीं कर रहे हैं? ऊपर वाले में इसलिए नहीं कर रहे हैं सर, क्योंकि ऊपर वाले में तो पूरा ही पैसा आपने बोनस में कर लिया, तो उसमें बताने की जरूरत नहीं, ऊपर वाला लमसम है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल सब उसी के अंदर आ गया। लेकिन नीचे वाले में तो आपको बताना पड़ेगा कि फर्स्ट कॉल के बदले बोनस दे रहे हैं, कि फाइनल कॉल के बदले बोनस दे रहे हैं, कि अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल दोनों के बदले बोनस दे रहे हैं। अभी हो सकता है यहाँ पे आप इतना बोनस दो कि उसमें उनका अलॉटमेंट भी आ जाए और फर्स्ट कॉल भी आ जाए, सुनना ध्यान से। तो यहां पर आपको अलॉटमेंट भी ड्यू करना पड़ेगा, एक एंट्री उसकी करनी पड़ेगी, फिर फर्स्ट कॉल भी ड्यू करना पड़ेगा, और फिर दोनों को एक साथ रिसीव करने के लिए बोनस से क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। बताना तो पड़ेगा ना कौन सी कॉल आई, क्योंकि जब आप शेयर इशू करते हो तब आप आरओसी को बता देते हो कि इतना एप्लीकेशन, इतना अलॉटमेंट, इतना फर्स्ट कॉल, तो आपको बताना पड़ेगा कि बोनस से आपने कौन से इंस्टॉलमेंट को एडजस्ट करा है। पार्टली पेड अप में ये प्रॉब्लम रहता है। फुल्ली पेड अप इशू कर रहे हो नए शेयर्स, तो वहां तो पूरा ही लमसम है सर, तो वहां बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए वहां पर हमने जैसे ही बोनस वाले अकाउंट में इसको क्रेडिट करा, सीधा बोनस से इसको कहां डाल दिया, शेयर कैपिटल। लेकिन यहां पर आपने जैसे ही बोनस वाले अकाउंट में इसको क्रेडिट करा, पहले इंस्टॉलमेंट ड्यू करो, अब शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर इंस्टॉलमेंट रिसीट की एंट्री पे गए तो बोले अरे यहां तो कैश आएगा ही नहीं, यहां तो हमें एडजस्ट किससे कर लेना है, बोनस से एडजस्ट कर लेना है। समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब एक और है सर कंटेंट, बस वो लिख लो। आपको शेयर कैपिटल वाले चैप्टर का ये कंटेंट याद है, मिनिमम एप्लीकेशन मनी, याद है कि नहीं? तो सर जो मिनिमम एप्लीकेशन मनी है ना, कंपनीज एक्ट के हिसाब से 5% ऑफ फेस वैल्यू था फॉर ऑल कंपनीज, पर सेबी के हिसाब से इट वाज 25% ऑफ इशू प्राइस। इस चैप्टर की बात नहीं है वो, ये तो मैं आपको याद दिला रहा हूं कि हमने इशू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में इसको एक बार डिस्कस करा होगा। ठीक है, तो आपको ये बता रहा हूं कि कंपनी के ऊपर जो रूल्स लगते हैं वो केवल कंपनीज एक्ट के नहीं लगते, साथ में सेबी के भी लगते हैं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पर जो सेबी है ना वो लिस्टेड कंपनीज के लिए ही होता है, तो जितनी भी अनलिस्टेड कंपनी है उनके लिए आज भी कंपनीज एक्ट लग रहा है, और वो क्या बोल रहा है, मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए आपका, 5% ऑफ द फेस वैल्यू। पर जैसे ही आप लिस्टेड कंपनी होगा तो आपके ऊपर कंडीशन क्या लगी पता है, कि आपका मिनिमम एप्लीकेशन मनी 25%, पहले तो 5 को 25 कर दिया, और फेस वैल्यू को क्या कर दिया, इशू प्राइस। ये पिछले चैप्टर का कंटेंट। अभी इस चैप्टर में इसका क्या रिलेवेंस है, मुझे खाली बताना था कि एक होता है कंपनी एक्ट और एक होता है सेबी। तो अब यहां पर क्या कंटेंट है सर, यहां पर कंटेंट ये है सर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अभी अभी तुमने बात करी, ये सब क्रक्स लिखवाते जा रहा हूं उस चैप्टर का आपको, ताकि आपको पूरा थियरी पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आपने अभी अभी पढ़ा सर, कि न्यू बोनस शेयर इशू करते हो एज फुल्ली पेड अप तो वहां इस्तेमाल हो सकता है, पर पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो पहला फिल्टर तो वहीं लग गया। दूसरा फिल्टर पता है क्या बोला, कि सर इशू ऑफ न्यू शेयर्स के लिए तो यूज करोगे, पर कंपनीज एक्ट ने क्या बोला है कि इट कैन बी यूज टू इशू बोनस, डजेंट मैटर वेदर रिसीव्ड इन कैश और नॉट। अभी ये कैश में रिसीव हुआ या नहीं हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब तुमने अलॉटमेंट ड्यू कर लिया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट कर लिया, बाद में अलॉटमेंट में कॉल से अरियर हो गया है, तो सर हम उन शेयर्स को फोरफिट करेंगे ना, और फोरफिट करेंगे तो उसके बाद हम सिक्योरिटी प्रीमियम को रिवर्स भी कर देंगे, पर अभी तक करा नहीं है। चलो दूसरी बात, आपने अदर देन कैश के शेयर इशू करे हैं, अदर देन कैश के शेयर इशू करे हैं आपने, तो उसमें भी सिक्योरिटी प्रीमियम हो सकता है, तो वो भी तो कैश में रिसीव नहीं हुआ है। तो अगर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम कैश में चाहे से रिसीव हुआ है चाहे से नहीं रिसीव हुआ है, कंपनीज एक्ट को उससे प्रॉब्लम नहीं है। कंपनीज एक्ट बोलता है आप सिक्योरिटी प्रीमियम को इस्तेमाल कर सकते हैं, बट सेबी क्या बोलता है, सेबी कहता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को आप बोनस इशू के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो केवल वही इस्तेमाल कर सकते हो विच इज रियलाइज्ड इन कैश। अब सेबी ने बोला तो मानना पड़ेगा, पर मानना किसको पड़ेगा, ओनली टू लिस्टेड कंपनी।
जो कंपनी लिस्टेड नहीं है उसके ऊपर आज भी क्या लगेगा, कंपनीज एक्ट, जो कहता है कि भैया रिसीव हुआ हो नहीं हुआ हो, तुमको बैलेंस दिख रहा ना सिक्योरिटी प्रीमियम का, तुम इस्तेमाल कर लो बोनस के लिए। पर सेबी बोलता है नहीं, बैलेंस दिख रहा तो पहले जाके फर्दर इंक्वायरी करो, पता करो कि कैश में रियलाइज हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ये कैश में रियलाइज नहीं हुआ तो आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम को पार्टली पेड अप से फुल्ली पेड अप के लिए तो यूं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आप न्यू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इस्तेमाल करने के लिए भी इसको यूज नहीं कर सकते इशू करने के लिए। तो आप ये नोट करिए सिक्योरिटी प्रीमियम का कंटेंट। देखिए सर, तो हमको अब ये जितना पढ़ना था ना कंटेंट, वो कंटेंट सब समझ लिया। और ये नीचे ये भी लिख लो आप, अगर नाम में लिखा हो प्राइवेट लिमिटेड, दैट मीन्स वो प्राइवेट कंपनी है, उस पर सेबी नहीं लगता है। आपको क्वेश्चन पढ़ के कैसे आइडेंटिफाई करना है। और अगर ए लिमिटेड लिखा हुआ हो, दैट मीन्स वो एक पब्लिक कंपनी है, तो सर उस पर सेबी लगेगा, बोलो सर डिपेंड करता है। अगर वो लिस्टेड है तो लगेगा, अनलिस्टेड है तो नहीं लगेगा। तो ये क्वेश्चन को हमको क्लियर करना पड़ेगा। तो ये नोट कर लो आप इसके नीचे, नाम में प्राइवेट लिमिटेड लिखा हो तब तो बात ही खत्म, नाम में खाली लिमिटेड लिखा हो तब हमें थोड़ा समझना पड़ेगा सर कि लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है। लिस्टेड है तो सिक्योरिटी प्रीमियम वही जो कैश में रियलाइज होगा। तो सर कैश में हुआ कि नहीं हुआ हमको कैसे मालूम पड़ेगा? आप क्वेश्चन तो करिए, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। क्या ये मैटर क्लियर? चलो आ जाओ, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सर। इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 कितने बोनस के? 4 है ना? आ जाओ चारों के चारों फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये कंटेंट अपना पूरा क्लोज हो जाए। लिख के पूरा सॉल्व नहीं करना है, मेरे साथ खाली क्वेश्चन को डिस्कस करना है। फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी। देखो क्लियर कर दिया इन्होंने। अब भारत लिमिटेड लिखा था तो मेरे को इतना समझ में आ गया कि पब्लिक है, पर लिस्टेड है कि अनलिस्टेड तो क्लियर कर दिया लिस्टेड कंपनी, मतलब सेबी एप्लीकेबल हो जाएगा। यस, तो इन दैट सिचुएशन सर अब आपको ध्यान रखना है कि सेबी अगर एप्लीकेबल हो गया तो केवल वही सिक्योरिटी प्रीमियम जो कैश में रियलाइज हुआ ऑन 31 मार्च। ठीक है, 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इच, 4 लाख रुपए के शेयर है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 55,000 रुपए का है। सिक्योरिटी प्रीमियम देखो कितना बढ़िया शानदार बोल दिया ब्रैकेट में, कलेक्टेड इन कैश। अदर देन कैश होता ना, रियलाइज होता तो भी अदर देन कैश में तो हमें नहीं चलता। 30,000 जनरल रिजर्व, 1,05,000। और जो सरप्लस है ना, ये सरप्लस बेसिकली हमारा P&L अकाउंट का बैलेंस होता है। ठीक है, इसको हम सबसे आखिर में इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या बोला, कंपनी डिसाइडेड टू इशू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर्स बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। अब रेशियो आप 4:1 लिखो या 1:4 लिखो, आपकी मर्जी, पर अपने को समझ में आता है कि हर 4 शेयर के बदले 1 शेयर बोनस। एंड फॉर दिस पर्पस इट डिसाइडेड दैट देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व। सर ये नहीं भी बोलते ना तो भी हम सबसे बाद में फ्री रिजर्व को उठाते, पहले हम सीआरआर को उठाते, फिर एसपीआर को उठाते, फिर जनरल रिजर्व को, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, सॉरी फिर सरप्लस को। पर इन्होंने और क्लैरिफाई कर दिया कि मिनिमम रिडक्शन होना चाहिए फ्री रिजर्व में। अब ये बोलते थे मैक्सिमम रिडक्शन में फ्री रिजर्व, तो फिर हम उल्टा चलते हैं, पहले P&L को इस्तेमाल करते हैं फिर जनरल रिजर्व को। पर मुझे नहीं लगता ऐसा कभी बोलेंगे। तो देखो सर जर्नल एंट्रीज क्या पास होगी, हमें कितने का बोनस देना है पहले तो वो कैलकुलेट करो। 4 के बदले 1, तो 40 के बदले कितना, तो 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो बेसिकली हमें बोनस कितने का देना है, 1 लाख रुपए का। पहले तो ये निकालना होता है।
अब ये 1 लाख रुपए कहाँ कहाँ से ले सकते, ढूंढो। 55,000 तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से आ जाएंगे, 30,000 सिक्योरिटी प्रीमियम से, कितना हो गया 85, बचे कितने 15, तो वो आप जनरल रिजर्व से ले लोगे, P&L की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जर्नल एंट्री देखो आप, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 55,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम 30,000, जनरल रिजर्व ये BF बोले तो बैलेंसिंग फिगर 15,000, टू बोनस टू शेयर होल्डर 1 लाख, ये ड्यू करा आपने बोनस। और ये हम नए शेयर इशू कर रहे हैं कि एग्जिस्टिंग शेयर को कन्वर्ट कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग को पार्टली पेड को फुल्ली पे तो नहीं कर रहे हो, इसलिए हमें कॉल की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो आपको एंट्री क्या करनी है, बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर्स कौन से जाके देखो, इक्विटी, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, ये हो गया, क्वेश्चन खत्म। आसान है कि नहीं। सर बैलेंस शीट पे कहां दिखेगा, अरे तुम्हारे शेयर कैपिटल में ही दिखेगा, कॉल्ड अप एंड पेड अप दोनों हो गया ये। सर पेड अप तो हुआ ही नहीं, वो तुमको पता है, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। तो बैलेंस शीट में ये नॉर्मल शेयर्स के साथ दिखेगा, जहां नॉर्मल शेयर्स दिखते हैं, ठीक है। नरेशन क्या लिखना है पहले वाले का, बीइंग बोनस सैंक्शनड, इन्होंने तो लंबा चौड़ा सा लिखा नरेशन, आप शॉर्ट में से तो बीइंग बोनस सैंक्शनड, और अगले वाले में बीइंग बोनस शेयर्स इशूड, बात खत्म। सुना क्या बोला मैंने, नेहा क्या बोला मैं, क्या बोला मैंने बताओ। अरे अब भी क्या बोला, नरेशन बताया मैंने, सुना ही नहीं आपने वो। तुमको एक्चुअली लगता है मेरी बात सुनने से ज्यादा कुछ और इंपॉर्टेंट है, क्या लिखोगे नरेशन बताओ इसमें, पहली एंट्री का नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग बोनस शेयर सैंक्शनड, यही बता रहा था, यही बोला आपने, सुना ही नहीं, बीइंग बोनस शेयर सैंक्शनड। और सेकंड वाले का लिखोगे बीइंग बोनस शेयर इशूड, इशू थोड़ी हो रहे पहले वाले में, पहले वाले में तो सैंक्शन हो रहा है, अगर इशू हो गए होते तो पहले वाले में शेयर कैपिटल दिख जाता आपको। तो ये चीजों का ध्यान दो भाई, रिवीजन सेशन में इधर उधर दिमाग नहीं चलाना। हाँ जी, बोनस को हटा के नहीं कर सकते, पहले ड्यू करना पड़ेगा, ठीक है। वो डायरेक्ट दोनों को मर्ज करने की बात करें, नहीं करनी हम लोग को मर्ज, करने को तो सब कर सकते हैं पर नहीं करनी। देखो इन्होंने नीचे वर्किंग नोट बनाया नंबर ऑफ बोनस शेयर कैलकुलेट करने का, तो आपको भी ऐसा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। 1 लाख रुपए लाए कहां से, मैंने जो ऊपर लिख के बताया था ना वैसे लिख लेना, पर एटलीस्ट कुछ तो आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या बोलता है, 4 इलस्ट्रेशन है, फटाफट फटाफट डिस्कस करके क्लोज करते हैं, आप घर पे सॉल्व करना इनको। और जनवरी वाले चिंता मत करो, तुमको एक बार और पढ़ाऊंगा, अगर तुम बोलोगे तो, मतलब तुम्हारे लिए खत्म हो गया ऐसा नहीं मानूंगा, तो आपके लिए तो ये एक्चुअली बोनस है। जो पढ़ सका वो जल्दी फ्री हो जाएगा बाद में, जो नहीं पढ़ सका उसको बाद में वेट करना पड़ेगा। A limited company with subscribed capital of rupees 5 lakh, consisting of 50,000 equity shares of rupees 10 each, called up capital 7.5 per share, ठीक है। A bonus of 1,25,000 declared out of general reserve to be applied in making the existing shares fully paid up। अब यहाँ तो वैसे भी सिक्योरिटी प्रीमियम हम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, तो जनरल रिजर्व ही यूज कर सकते थे। तो आपने 1,25,000 का बोनस, तो मुझे तो कुछ निकालना भी नहीं है सर, सब तो तुमने निकाल के दे दिया, मुझे खाली जर्नल एंट्री करनी। देखो क्या जर्नल एंट्री होगी, आदित्य भाई यहाँ पर एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप कर रहे हैं, कुछ नहीं बोला तो हम यही मानेंगे कि फाइनल कॉल। तो पहली एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर 1,25,000 से, फिर अब फाइनल कॉल ड्यू करो, तो शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,25,000 से, और फिर बोनस और शेयर फाइनल कॉल को आपस में क्या कर दो, सेट ऑफ कर दो। तो अगली एंट्री होगी बोनस टू शेयर फाइनल कॉल। उस शेयर फाइनल कॉल के बदले जो बैंक आना था उसकी जगह हमने पहले से एक अकाउंट क्रेडिट कर रखा है बोनस, हम उस लायबिलिटी से आपको क्या कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे। देखो सिंपल सी बात है, उन शेयर होल्डर्स को 1,25,000 रुपए से आपने अपनी लाइबिलिटी बना लिया, और उन्हीं शेयर होल्डर्स को आपने 1,25,000 रुपए से अपना क्या बना लिया, एसेट। तो ये एसेट और लायबिलिटी अगर एक ही पर्सन की है तो उसको आपस में एट द एंड क्या कर देंगे अपन, नेट ऑफ कर देंगे। इसमें कोई तकलीफ है क्या, तो समझ लेना, ठीक है। नरेशन क्या है, जनरल रिजर्व टू बोनस शेयर, तो बीइंग बोनस शेयर सैंक्शनड, ठीक है। देन बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, और उसके बाद बीइंग बोनस शेयर्स एडजस्टेड अगेंस्ट कॉल, या बोनस शेयर इशूड, वॉट एवर जो भी आप लिखना चाहो। सेकंड केस क्या बोलता है,
A limited company having fully paid up capital of rupees 50 lakh consisting of equity shares of rupees 10 each had general reserve of rupees 9 lakh. It was resolved to capitalize rupees 5 lakh out of general reserve by issuing 50,000 fully paid bonus shares of rupees 10 each. अब ये न्यू शेयर्स ला रहा है. Each shareholder to get one such share for every 10 shares held by him in the company. 10 के बदले एक. हमें कुछ निकालना ही नहीं, हमें तो निकाल के दे दिया उन्होंने कि बोनस शेयर कितने इशू करने. तो अब ये 10 के बदले एक का क्या मैं अचार डालूं? मेरे किसी काम का नहीं है वो. 10 के बदले एक मेरे कब काम का था? जब मुझे निकालना होता कि मैं कितने शेयर इशू करूं. वो तो तुमने ही निकाल के दे दिया, तो अब वो मेरे लिए किसी काम का नहीं. सीधा एंट्री करो. अभी इस एंट्री में क्या होगा सर? और कोई रिजर्व तो है नहीं और आपको अब कॉल करने की भी जरूरत नहीं बिकॉज ये न्यू शेयर था. ये केस अलग हो गया. तो जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर 5 लाख एंड बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख. खत्म मैटर. बताओ क्या ये छोड़ने जैसा टॉपिक है? ठीक है. इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर आ जाओ सर. क्या कहता है? फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ सॉलिड लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022. ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है सर? 10,000. 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच. 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच. इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल 8,000. 12% प्रेफरेंस शेयर. और देखो 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच. क्या बोला है? 8 पेड अप. मतलब कुछ शेयर ऐसे हैं जो फुल्ली पेड अप नहीं है. रिजर्व एंड सरप्लस में आपको दिख रहा है जनरल रिजर्व जो यूज किया जा सकता है. रिवॉल्यूशन रिजर्व पे मैंने क्रॉस कर दिया, वो यूज किया नहीं जा सकता. सिक्योरिटी प्रीमियम खुल के बोला कलेक्टेड इन कैश यूज किया जा सकता है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज किया जा सकता है. सिक्योर्ड लोन है सर 12% डिवेंचर एट रुपीज 100 ईच. लोन भी चल रहा है सर. ठीक है. फिर क्या बोला? On 1st April 2022, the company has made final call of rupees 2 each on 90,000 equity shares. और वो कॉल मनी रिसीव भी हो गई. अब ध्यान से सुनना, वो 8 रुपए पेडअप को 2 रुपए मान के फुल भी पेडअप भी कर दिया इन्होंने. कैश ले लिया. क्यों? क्या बिना उसके बोनस इशू नहीं कर सकते थे? फ्रेश वाले शेयर नहीं कर सकते थे. हमने ऊपर पढ़ा जब तक ये 8 रुपए वाले पेडअप है ना, इनको तुम कुछ भी करके फुल्ली पेडअप करो. इन्हीं को बोनस दे दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इनसे कैश लेके फुल्ली पेडअप करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर जब तक ये फुल्ली पेडअप नहीं होंगे तुम नए बोनस शेयर्स एज फुल्ली पेडअप इशू नहीं कर सकते. क्या ये बात समझ में आई? ठीक है. तो सर अच्छा करा उन्होंने फुल्ली पेडअप कर दिया. देयर आफ्टर द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड. 4 के बदले 1. तो किसको देंगे बोनस सर? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को थोड़ी देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे सर. तो 90,000 शेयर होल्डर्स को 4 के बदले 1 बोनस शेयर दिया. तो बताओ कितना बोनस दिया होगा? निकालो. 90,000 को 4 के बदले 1 तो डिवाइड बाय 4 इंटू 1 22,500 शेयर आपने काय में दिए होंगे, बोनस में दिए होंगे. तो ये बात आप खुद से निकाल सकते हैं. जैसे भी निकालो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा इसका. ये ध्यान रखने वाली बात है. ठीक है सर. चलो बोनस शेयर इशू कर दिए. फिर क्या बोला क्वेश्चन ने आगे? शो नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी. यार शो नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी. और साथ में पता है क्या बोला इस क्वेश्चन की खास बात क्या? एंड प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट बनाने को बोला कि बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, मतलब पूरी नहीं बनानी. ये बोनस कहां दिखेगा? आपका जो ये शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट है ना, बेसिकली यही दिखाना आपको कि क्या क्या फर्क आ जाएगा बोनस से. रिजर्व क्या घट जाएगा, शेयर कैपिटल कितना बढ़ जाएगा. तो आप समझते हो ये रिजर्व कुछ कम हो जाएंगे और उसके बाद उधर शेयर कैपिटल कुछ बढ़ जाएगा 22,500 शेयर से. तो ये 90,000 की जगह 22,500 जोड़ दो, उतने शेयर हो जाएंगे. और नीचे जो जो रिजर्व आपने इस्तेमाल करे बोनस को देने के लिए वो कम हो जाएंगे. बैलेंस शीट पर इतना इंपैक्ट है, कोई कैश थोड़ी आ रहा है. तो वो कैश आ रहा है ना 2 रुपए का, हाँ वो आ रहा है बस, वो अलग चीज है. बोनस के कारण क्या इंपैक्ट आएगा मैं वो बता रहा हूं. फिर क्या बोला है? assuming that the company has passed necessary resolution at its general body meeting for increasing the authorized capital. सर ऊपर जाके देखो तो इक्विटी शेयर ऑथराइज्ड है कितने? 1 लाख. अब 90 के सामने तुम 22,500 तो इशू कर दोगे तो 1 लाख से भी ऊपर चला जाएगा. ये ध्यान हमारा पहले जाना चाहिए था. तो उन्होंने क्लेरिफाई करा, बोले आप चिंता मत करो,
वो ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ जाएगा, आप तो ये मान लो। तो अब नई वाली बैलेंस शीट में ऑथराइज्ड कैपिटल को भी आपको बढ़ा के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ, पहले तो बोनस निकाल लिया आपने, है ना, 22,500 तो, और उसके पहले वो 2 रुपए रिसीव करो आप। तो पहले फाइनल कॉल करो, इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000 इंटू 2, 1,80,000। इसको कैश में रिसीव करेंगे भाई, इसको बोनस नहीं दे रहे हैं। तो अगली एंट्री देखो क्या होगी, बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1,80,000। और अब बोनस इशू करो सर, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकता हूं? हाँ, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व तो है ही नहीं, तो पहली प्रायोरिटी पे सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000, जनरल रिजर्व 1,60,000। अब हमें तो 2,25 चाहिए ना, 22,500 इंटू 10, तो 2,25 में कितना कम पड़ गया, 45। तो वो P&L अकाउंट से डेबिट हो जाएगा 45 टू बोनस टू शेयर होल्डर 2,25,000, और फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,25,000। पहले वाले की एंट्री लिखोगे बीइंग बोनस शेयर सैंक्शनड, दूसरे वाले में बीइंग बोनस शेयर्स इशूड। कोई तकलीफ इन एंट्रीज में? देखो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट कैसा बनाया उन्होंने, ध्यान से देखना, आपको भी ऐसा ही बनाना है। इन्होंने सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये फॉर्मेट पढ़ रखा है अपन। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, अमाउंट कहां से लाए, बोले नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे वहां से लाए। ठीक है, देन उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग, 5 लाख रुपए के डिबेंचर। वो थे क्यों क्वेश्चन में, मेरे को तो अभी तक समझ में नहीं आया। वो इसलिए थे कि उनको बैलेंस शीट में दिखाना आपको बस। नोट्स टू अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वो ध्यान से देखो। इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर को हाथ नहीं लगाया उन्होंने, पर आप ध्यान से देखो इक्विटी का ऑथराइज कैपिटल उन्होंने बढ़ा दिया। वो 90 प्लस 22,500 तो 1,12,500 हो रहे थे ना, तो 1 लाख से बढ़ा के 1,12,500 कर दिया उन्होंने। फिर देखो इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में जाकर देखो, इक्विटी शेयर जो 90 थे वो कितने हो गए, 1,12,500 ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड। मेरा काम तो उतने में ही खत्म हो गया था, 1,12,500 इंटू 10 करूंगा, 11,25,000 आ जाएगा। पर आपको ब्रैकेट में ये दिखाना पड़ेगा कि उनमें से कितने शेयर्स बोनस पे हैं, ये लॉ की रिक्वायरमेंट है। इसलिए देखो ब्रैकेट में उन्होंने क्या लिखा है, out of above 22,500 equity shares at ₹10 each were issued by way of bonus, ये आपको दिखाना जरूरी है। ठीक है, फिर देखो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या हल्ला मचा, रिवैल्यूएशन रिजर्व वैसा का वैसा रहेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कैसे दिखाया, देखो पहले बैलेंस लिखा फिर लेस कर दिया, यूटिलाइज्ड इन बोनस इशू, और बाहर कितना लिखा, 0। तुम्हारे पास एग्जाम में समय कम हो तो सीधा 0 लिख देना बाहर। ठीक है, और जनरल रिजर्व फिर लेस करा 0। P&L, अब P&L में से तो लेस करके दिखाना ही पड़ेगा, वहां ऑप्शन नहीं है, तो 2,05,000 माइनस 15 बाहर कितना का 1,60,000। तो ऊपर शेयर कैपिटल का टोटल आया, नीचे रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल आया, ये जाके बैलेंस शीट में लिख दो। और लॉन्ग टर्म बोरिंग के नोट्स टू अकाउंट्स में खाली आपके डिवेंचर दिखेंगे, वो जाके बैलेंस शीट में लिख दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, आपके एग्जाम में कभी ये लाइन लिखी हुई ना है कि ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ा दिया गया है, तो भी आप नीचे अजम्पशन लिख कर आना, पर ऑथराइज्ड कैपिटल बैलेंस शीट में बढ़ाकर ही लिख कर आना, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपका इशूड ज्यादा और ऑथराइज्ड कम। तो नीचे अजम्पशन लिख देना, इट इज अज्यूम दैट नेसेसरी रिजोल्यूशंस हैव बीन पास्ड फॉर इंक्रीजिंग द ऑथराइज्ड कैपिटल। एक क्वेश्चन और देख के खत्म करें क्या? हाँ, तो टॉपिक क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद आज नहीं पढ़ेंगे राइट इशू, राइट इशू कल पढ़ लेंगे, आप जब तक घर पे बोनस को एक बार वर्कआउट कर लेना। क्या बोल रहा है देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 4, फॉलोइंग नोट्स पर्टेन्स टू बैलेंस शीट ऑफ प्रीत लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च। शेयर कैपिटल में सर ऑथराइज्ड कैपिटल दे दिया आपको 15,000, 12% प्रेफरेंस शेयर, 1.5 लाख इक्विटी शेयर। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल दे दिया 12,000, 12% प्रेफरेंस शेयर ईच, 1,35,000 पार्टली पेड अप है, 8 रुपए पेड अप है, मतलब जब तक ये खड़े रहेंगे नए बोनस शेयर इशू नहीं हो सकते। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, P&L चारों यूज हो सकते हैं, पर मैंने चारों पे नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4, इनको इन ऑर्डर में यूज करना है आपको। फिर क्या बोला, ऑन 1 April 2022 द कंपनी हैज मेड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन 1,35,000 इक्विटी शेयर्स। अच्छा करा, एंड द कॉल मनी वाज आल्सो रिसीव्ड, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है बिल्कुल। Thereafter, the company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 shares held। सर पूरा क्वेश्चन पहले के जैसा ही है, तो जो थर्ड क्वेश्चन आपने करा उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको इसके अंदर। तो दिस वाज ऑल विथ रिस्पेक्ट टू बोनस, कॉन्सेप्ट भी पढ़ा, समरी भी बनवा दिया आपको,
ठीक है, ये लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा जब लगे, बोनस याद नहीं आ रहा है, 40-45 मिनट का लेक्चर है, आप इसको 1.5x पे भी देख लेंगे तो पूरा बोनस आपको याद आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच।